सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। मुख्तलिफ अहम खबरों से आपको आगाह किया और एक और ख़बर से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शुगर स्कैंडल के मामलात के हवाले से शुगर मिल्स जो एसोसिएशन है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की इजाज़त दी है। लेकिन साथ ही साथ एक और ख़बर है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। कुछ देर पहले आपको ख़बर हमने दी भी कि केस को मौखर किया गया है जुलाई के लिए, लेकिन कुछ मामलात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म भी आयद करने की तारीखें मुकर्रर की जा रही हैं। आज जाली अकाउंट्स केस और पाक लेन केस के हवाले से रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फ़र्द जुर्म से पहले बरियत की इस्तदा की गई। उनके वकील डॉक्टर फारूक एच नाइक की जानिब से एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केसेस में पाक लेन कंपनी रेफरेंस की भी समाअत हुई। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत को समझना होगा क्या नैब कानून के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। 18 अगस्त को आसिफ जरदारी का कंपनी डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा SCCP को भेजा गया है। मामलात ये हैं कि एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उनके खिलाफ केस रोज़ खोले जा रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा टाइट करने की कोशिश की जा रही है इसलिए कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी से रुख मोड़ना चाहती है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त सब के खिलाफ एहतसाब का जो मामलात है, चाहे वो उनके अपने लोग हों, चाहे अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और उनकी इत्तेहादी जमातें हुकूमत की, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये एहतसाब बिलाशुबा क्रॉस द बॉर्डर वाली मामलात है कि बॉर्डर क्योंकि हर एक जमात का है उससे आगे जा सकता है। यानी हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। बोले बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ हैं मौजूद, तर्जमान पंजाब हुकूमत है। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का भी। लगारी साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ, ये बार बार इल्ज़ाम होता है ये केसेस भी पुराने हैं, इनके मामलात भी पुराने हैं, ये इस हुकूमत से पहले की चीज़ें हैं जो चल रही हैं, कदरें रुक गई थी, प्रोसिक्यूटर्स उस तरह से इनिशिएट नहीं कर रहे थे। अब एहतसाब का मामलात आगे हैं, तेज़ हैं, बल्कि 2 दिन पहले जो पीर के रोज़ भी बात हुई, उससे पहले पिछले हफ्ते भी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एहतसाब का जो मामला है वो बहुत स्लो है, अब एहतसाब की अदालतें मज़ीद बनाई जा रही हैं। तो ये क्यों बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग की जानिब से कि ये उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस हैं? मेरे ख्याल में और अदालतें अब जो है नए सिरे से बनानी चाहिए और उनके नाम भी होने चाहिए। नवाज शरीफ एहतसाब कोर्ट, आसिफ जरदारी एहतसाब कोर्ट, शहबाज शरीफ एहतसाब कोर्ट, हमजा शहबाज एहतसाब कोर्ट, मरियम नवाज एहतसाब कोर्ट, इस तरह की एहतसाब की कोर्टें बननी चाहिए ताकि वो केसेस उन्हीं के पास जाएं। और हालांकि ये लोग जो हैं पिछले कई केसेस में गुलू खलासी हो चुके हैं, इनकी बरी हो चुके हैं, जितने केसेस आए थे ये नए सिरे से आ रहे हैं। कभी हम ये भी सुनेंगे कि BRT पर कोई केस बना, कभी हम सुनेंगे कि जनाब मालम जब्बा पर भी केस बना, जब कभी हम सुनेंगे कि जनाब जो वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसके खिलाफ भी केस बना। कभी हम सुनेंगे कि जनाब चीनी चोरी पर केस बनाए, कभी हम सुनेंगे कि जनाब ये जो आटा चोरी थी उसके ऊपर केस बनाए, कभी हम सुनेंगे कि रातों रात 30 अरब का कौम को टीका लगाया गया और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, इन पर कोई केस बना है। तो नैब तो एक एहतसाब, पिछले नैब ने 20-25 साल से जो कारकर्दगी दिखाई है हम उसकी एक एक बात से वाकिफ़ हैं, हमें एक एक चीज़ का पता है। वो एक लॉन्ड्री है जिसमें बड़े बड़े लोगों के कपड़े आते हैं, उनको धोकर साफ किया जाता है और कुछ लोगों के ऊपर कीचड़ मली जाती है। ये यहाँ हमने देखा है और यही होता रहा है। और ये एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए सियासत को गंदा करने की कोशिश की जाती है और सियासत में गंद डाला जाता है। ये इस इदारे ने सवाए इंतकाम के और सियासी लोगों की हैसियत को अंडरमाइन करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। सब उस्मान सईद बसरा साहब, क्या ऐसे इदारे जो हैं, जो एहतसाब का इदारा है, नैब का इदारा है, क्या इससे फिर सियासत में गंद होगा? आज आपकी हुकूमत में अपोजिशन पर केसेस हैं, कल को आप अगर अपोजिशन में चले जाएंगे तो वो जो अपोजिशन है वो आप पर फिर केसेस बनाएगी, फिर इसी तरह से ये चलेगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया। जब हम टेलीविजन पर भी बात करें तो हमारी उस कोई ना कोई साइंस को बेस करनी चाहिए। देखिए यहाँ टेलीविजन के ऊपर बड़ी शजों के साथ जो अपोजिशन, और ये अपोजिशन आम अपोजिशन नहीं है,
ये अपोजिशन है, मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदअमनी। ये जो अपोजिशन है ये बार बार इसको कहती है कि हम पोलिटिकल को विक्टिमाइज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब जो दौर चला गया जब मलक कुजूम वाली हरकतें हुआ करती थी और एक खास लोग जो थे वो हुक्म किया करते थे, तो वो नहीं रहा। पाकिस्तान की बात है, गलिबन आवाज का जी स्टेप डाउन नहीं हुए हैं। क्या अलीम खान ने स्टेप डाउन नहीं किया है? क्या हमारे इसके अलावा जो हमारे पंजाब के अंदर गुजरा है उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया है? इन सब के खिलाफ भी नैब की प्रोसीडिंग है, इन सब ने कानून के सामने सरेंडर किया है। अभी अजमल वजीर के खिलाफ एक इल्जाम लगा है, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। मुझे इल्जाम लगा था, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। हमारे बेशतर लोग जो हैं वो नैब के अंदर गए हैं और अपने आप को क्लियर करके आए हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर कोई इंतखाब का इदारा सिरे से मौजूद ना हो। अपोजिशन या वो लोग बिलखसूस जिन्होंने इस बैत हुए हैं। आप मुझे बताइए मुदस्सर, जो मुश्ताक चीनी है उसका 164 का बयान आपके खिलाफ है या उस्मान बसरा के खिलाफ है? आप मुझे बताइए, ओमनी ग्रुप के मालकान जो हैं वो किसके साथ कनामस के अंदर बिजनेस करते रहे हैं? अभी JIT जो ज़ैर बलोच वाली पब्लिक हुई है उसमें हमें पता चला है कि सियासी जमातें किस तरह से पैटर्नाइज करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि नैब जो है कंट्रोवर्शियल है, इंसाफ का अमल है, मुआशी इंसाफ का अमल है, जो हमने मुआशी करप्शन की है। कल को ये कहेंगे उज़ैर बलोच वाली अदालतें भी बंद कर दें, एंटी टेररिज्म बंद कर दें। कल को कहेंगे जी आप क्रिमिनल अदालतें बंद कर दें। क्योंकि ये भाई अगर आप उज़ैर बलोच को पालेंगे, कातिलों को, भत्ताखोरों को, उजरती कातिलों को पनाह देंगे, उनके जरिए आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर आपको स्टेन आपके ऊपर आएगा, दाल तो आपके ऊपर आएगा, सवाल भी आपके ऊपर उठेगा। अगर मुश्ताक चीनी आपका फ्रंटमैन होगा, टीटियां लगाते हुए रंगे हाथों आप पकड़े जाएंगे, कोई मनी ट्रेल अपनी अदालतों के अंदर पेश नहीं कर पाएंगे, ख्वाह वो एवनफील्ड अपार्टमेंट हो, ख्वाह वो हदेबिया वाला केस हो, कहीं में भी आपके पास कुछ नहीं होगा मार्स और भत्ताखोरी के। फिर आप कहेंगे ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप मुझे बताइए कि मेरी पार्टी जो हुकूमत के अंदर है, एक दिन भी नहीं कहा कि अलीम खान के ऊपर एलिगेशन है। वो सीनियर वजीर स्टेप डाउन हुआ है, सारा प्रोसेस को जाके सामने किया है। क्या मेरी पार्टी के किसी आदमी ने कहा है कि जी अदालत के अंदर जो है वो बुत बैठे हुए हैं? क्या हमने हुकूमत में होते हुए कोई एजुटेशन, कोई रैली कोई किया हमारे किसी MP, किसी MNA, किसी वजीर ने? देखिए, मसला ये आखिरकार इस मुल्क को आगे बढ़ना है इत्तेफाक के साथ। इस 72 साल की तारीख बता रही है कि इस मुल्क के अंदर हर इंसान ने हिस्सा बकदर जुस्सा इसमें से कबूल किया है। ठीक, एक पटवारी से लेकर जब बस साहब मैं चाहूंगा कि मौक़िफ़ ले लिया जाए। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील भी हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये रोज़ नया केस है, बल्कि केसेस हैं बहुत ज़्यादा। आपके क़यादत के हवाले से मैं आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। ये केसेस क्यों इतने ज़्यादा तवील हैं? और अब ये कहा जा रहा था, आज मैं ये खबर भी पढ़ रहा था, जाली अकाउंट्स वाला मामला है, पाक लेन, और ये फिर कहा जा रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कल के पूरे एहतसाब का जो अमल है वो पूरा रुख मोड़ा गया है आपकी जानिब। केसेस तो पुराने हैं सर, पुरानी हुकूमतों ने किए हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है? शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से बेबुनियाद मुकदमात बनाना कोई नई बात नहीं है। 1990 से ऑनवर्ड आप देख लें तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और बिलखुसूस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात बना दिए। कभी मुकदमा वो एक्सटॉर्शन का कि किसी शख्स से टांगों के साथ बम बांध के पैसे तलब किए गए, और फिर और भी बहुत सारे मुकदमे कि गवर्नर हाउस लाहौर से लाफला चीज़ें बरामद हुई, फिर भी केसेस बने, फिर वो BMW का केस, फिर कोटकना का केस। तो ये मुकदमे जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ बनाए जाते हैं और विदाउट एविडेंस और विदाउट प्रूफ होते हैं, तो अल्टीमेटली फेट उनकी यही होती है कि एक्विटल होती है। और आज तक कोई कन्विक्शन जो है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, और ना ही मोहतरमा के खिलाफ थी। और आप ये देखें कि केस में कन्विक्शन हुई भी थी, और उस वक्त भी फिर वो 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। तो ये मुकदमे हमारे लिए कोई नए नहीं है, बनते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आप पे एतमाद है, अपनी कारकर्दगी पे एतमाद है।
और हम पहले भी बेगुनाह साबित हुए, हम आइंदा भी बेगुनाह साबित होंगे। इनफैक्ट देखें अभी जो ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पावर्स पार्लियामेंट की ट्रांसफर हो चुकी थी प्रेसिडेंसी को जी मार्शल के दौर में, उन सारी पावर्स को पार्लियामेंट को वापस कर दिया, चाहे वो 58(2)B है या बाकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जितने भी, और इवन जजेस की अपॉइंटमेंट भी है वो भी उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले कर दी। और फिर बेसिक बात थी क्योंकि प्रोविंसेस बड़े गरीब रहते थे, स्मॉलर प्रोविंसेस, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से और जो प्रोविंशियल अटॉर्नी के हवाले से आर्टिकल 160 में जो अमेंडमेंट चाहिए, आज का ज़ेरे बहस ये है ये मौजू। और कल आपने देखा कि गवर्नमेंट ने और उसके इत्तेहादी ने इस आर्टिकल 160(3) को अमेंडमेंट के लिए भी मूव किया सेनेट में, जो उनको लीव भी ग्रांट ली वो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए जी। तो असल में ये जो MQM के सेनेटर्स थे और उनकी ये कोशिश थी कि वो आर्टिकल 160 जो है उसको वो रिपीट करवा ले, तो शेयर बनता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में प्रोविंसेस का, उनसे उनको महरूम कर दिया जाए। तो अब ये जितने केसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी स्मॉलर प्रोविंसेस की भी जो क़यादतें हैं वो कतन इस बात पे एग्री नहीं करती कि इस आर्टिकल को अमेंड किया जाए और नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो ये बात हो बहुत ज्यादा रही है कि 18वीं तरमीम, कल हमने बड़े सीनियर जो सेनेटर्स हैं उनकी बात, गफूर हैदरी साहब भी ये बात कर रहे थे, रजा रब्बानी साहब ने भी ये बात की, मुशाहिदुल्लाह साहब भी, तमाम बड़ी जमातों के लोग बात कर रहे थे। उस्मान साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, लगारी साहब का तर्जिया लेने से पहले, ये 18वीं तरमीम को तब्दील करने की क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही? पाकिस्तान की पार्लियामान का तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िका ये मामला था। खान साहब भी उस वक्त पार्लियामान में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात की हिमायत की। अब क्या वजह है, ये वाकई को 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का मामला हो रहा है, को सोचा जा रहा है हुकूमत की जानिब से? तो मेरे ख्याल में हमें इस बात के ऊपर एक इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि पार्लियामान एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पास कर दी, इस दफा यूनानिमसली, फिर वक्त के साथ देखा कि वो ठीक नहीं है और उनको हमें हटा के नई चीजें लेके आना पड़ी। पार्लियामान एक इवॉल्विंग चीज होती है, पार्लियामान का प्रोसेस एक इवॉल्विंग चीज है, जैसे एक थॉट हमारी इवॉल्विंग है। अब देखिए, अभी मैं आपके सामने एक टेक्निकल नुक्ता रखने लगा हूँ। क्यों हम जब बात सोचते हैं कि 18वीं तरमीम के पीछे जो इंटेंशन है वो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। अभी देखिए, आपने NFC के अवार्ड की बात सुन रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे, आप नेशनल फाइनेंस की बात करते हैं कि आप लेके आए सूबों के अंदर सारे जो इश्तिहारात हैं, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस की कभी किसी ने बात की? कभी सुना आपने? असल में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी कि डिवॉल्व कर रही नीचे सूबों तक, वो जो थी कि मरकज जो है वो सूबे को पैसे दे देगा और सूबे जो है आगे नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको बिल्ड करती है। अच्छा सर, इस पे सवाल का लगारी साहब, डेवोल्यूशन का जो प्रोसेस था 2011 का, उसके बाद वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं जो एक सूबे के या रियासत के स्टेट के पास आ जाएं और उसके बाद उसकी कारकर्दगी हो। ये तकरीबन 9 साल में वो चीज़ें सूबे नहीं कर पाए हैं, तो अब इसका मतलब है 18वीं तरमीम ख़त्म करना तो बनता है? नहीं, एक तो उससे ख़त्म करने से कहाँ मसला हल होगा। मतलब जो आप चीज़ नहीं मिल रही है, जो डिवोल्यूशन नहीं हो रही है, तो उसके सज़ा सूबों को दें या इसको दें कि जनाब जो कॉन्करेंट लिस्ट आपने ख़त्म किया नहीं वो वापस वफाक को दे देते हैं। ये कौन सा हल है? ये कहाँ का हल आ गया आपके साथ? मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि पहले तो वफाक ये बताए कि जो वजारतें ख़त्म की हैं उन वजारतों के डिवीज़न क्यों बना दिए गए हैं। मालूम हुआ कि जो वजारतें आपने डिवॉल्व की थी उनका फंड्स आपके उनकी रकूम जो है आपने सूबों को नहीं दी हैं, आपने वो सारी की सारी रकूम अपने पास रखी हुई है, डिपार्टमेंट दे दी। आपने कहा है कि जी ले जाएं ये सारे के सारे महकमे, इन पर हम लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, सूबे लेजिस्लेशन करेंगे, पैसे आप जो है वो अपने पास से वसाइल करें, हम पैसे आपको नहीं देंगे। अब भी वफाक का जो बजट है पाकिस्तान के चारों सूबों के मजमूई बजट से दुगने से भी ज़्यादा है, जबकि उसने ना किसी को हेल्थ का काम करना है, ना वफाक ने तालीम का काम करना है, ना वफाक ने सोशल सर्विसेज का काम करना है। इस बार तो हेल्थ और एजुकेशन में बहुत कम बजट है, वफाक का सूबों के ज़्यादा बजट है, सिंध का बहुत ज़्यादा बजट है, पंजाब का बजट है। वफाक के पास तो इस बार तनकीद की गई कि ना हेल्थ का और ना ही उसमें सेहत का बजट है। मैं बुखारी साहब बात कर लूँ। बुखारी साहब, अगर इस पर अमल नहीं है तो सर फिर तब्दीली के लिए सोचा तो जाना चाहिए। एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, हमेशा तरमीम होती हैं, उनमें बेहतरी होनी चाहिए। पार्लियामान का तो काम ही है।
हेलो जी जी बुखारी साहब, आपसे सवाल था। नैयर बुखारी साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी फरमाया, मुझे आवाज नहीं आई थी। जी बुखारी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि एक पार्लियामान तो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, और अगर कोई चीज़ बेहतर रिजल्ट नहीं दे रही तो उसको तब्दील किया जा सकता है। 18वीं तरमीम 9 साल में अगर बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाई है तो उसको आप नहीं समझते कि चेंज होना चाहिए? असल मसला तो अवाम की बहलाई है, अवाम की बेहतरी है। देखिए प्राइमरीली देखें 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी, विद इन 10 ईयर्स सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व होना था। जी हाँ। लेकिन वो 10 साल कंप्लीट किए बगैर ही शबखून मारा गया 5 जुलाई 1970 को, और वो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को लपेट दिया गया। 11 साल मार्शल नफाज रहा, फिर अमेंडमेंट्स की जाती रही, और अमेंडमेंट्स भी गैर जमहूरी तरीके से, चाहे वो 8वीं तरमीम के हवाले से हो और चाहे वो 17वीं तरमीम के हवाले से हो। आप देख लें जिस अंदाज में हुई, ये तो 18वीं तरमीम थी जिसके जरिए से उस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को उसको ओरिजिनल शेप में बहाल करने की बात की। मैं ये नहीं कहता, मैं एक जमहूरियत पे बिलीव कर रहा है और कानून पे एतमाद भी है और कानून की हुक्मरानी भी चाहते हैं। आइन में बिल्कुल ये प्रोविजन मौजूद है कि अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मैं कि जब किसी के पास 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज में आए इंडिविजुअली, तो फिर तो सर इस वक्त जो है वो 2/3 मेजोरिटी वाला हुकूमत के पास मामला ही नहीं। जी 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 मेरी अब बात सुन लें। अगर तो क्योंकि सेनेट जो है हाउस ऑफ फेडरेशन है जी, ये चारों सूबों की फेडरेशन है, इसमें यही इसमें खूबी की बात थी कि नेशनल असेंबली की जो सीट थी प्रोविंसेस की, उसमें बड़ी डिस्पैरिटी है, वो पॉपुलेशन भी बेस्ड है जी। लेकिन अपर हाउस इसीलिए बनाया गया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस की हो। अगर तो हाउस ऑफ फेडरेशन जो है वो 2/3 मेजोरिटी से कोई अमेंडमेंट करना चाहता है तो ये आइन उनको इख्तियार देता है। सही। लेकिन ये जबर इस्तेमाल करना, ये बेबुनियाद मुकदमात बनाना, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मुकदमात में मुलव्वस जमहूरी तरीका जो आइन के तहत हो सकता है तब्दीली, प्रेशराइज करना चाहते हैं, वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया। नहीं हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात कर लेंगे। उस्मान सईद बसरा साहब लगारी साहब है कि इस वक्त माफियाज के हवाले से बहुत बात होती है कि वज़ीर आज़म साहब जिसके खिलाफ एक्शन लेते हैं वो चीज़ या तो शॉर्ट हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वजह क्या है, ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, ये बार बार इल्ज़ाम होता है कि माफियाज की बात करते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन कभी आटा, कभी चीनी, कभी पेट्रोल, ये चीज़ें महंगी होती जाती हैं, उनके खिलाफ नोटिस होता है, फिर वो मज़ीद महंगी हो जाती हैं। कहाँ से चलने वाली चीनी 2 सालों में कहाँ पहुँच गई है, आटे का रेट कहाँ पहुँच गई, ये एक आम आदमी की चीज़ें हैं। क्या वजह है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, माफियाज आपके काबू से बाहर हैं? अच्छा मुदस्सर भाई, इसका थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1-2 मिनट दें। जी क्वेश्चन, ये सवाल जो है ना, जो सुनना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। देखिए, एक चीज को आप भी अंडरस्टैंड करें और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये एक बड़ी वॉर है, एक बड़ी जंग है जिसको इनिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि कोई ऐसा वजीर आजम आज ईवान इक़्तिदार के अंदर बराजमा है पाकिस्तान के लोगों के वोट की ताकत से, जिसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, वो किसी माफिया का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि मुआशी जो फायदे हैं वो उसके मत्मा नजर है ही नहीं। ना इमरान खान के बेटे बिजनेस कर रहे हैं, ना उनकी बेटी का कोई कारोबार है, ना उनके समझी का कारोबार है, ना उनका खानदान किसी किस्म के इक़्तिदार का हिस्सा है। पहली दफा ये हुआ है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है माफिया से टक्कर ले रहा है, एक बड़ी वॉर का आगाज कर दिया है। इसके अंदर छोटी छोटी बैटल जो हम लड़ रहे हैं, और माफिया देखिए ये कोई छोटी चीज नहीं है। 72 साल से इस मुल्क का खून चूसने वाली ये जोंके को आसानी से इस मुल्क और निजाम की खाने वाले। आप देखिए, चीनी के खिलाफ हम निकले, आपने सही कहा, पाकिस्तान की जो इलीट का खानदान है, जो ज़ैद की पार्टी में भी है और बकर की पार्टी में भी है, वो अपोजिशन के अंदर भी हैं, वो इक़्तिदार के अंदर भी हैं, वो चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो IPP के कारोबार से जुड़े हुए हैं।
आपके पाकिस्तान की इस वजीर आजम इमरान खान ने जुर्रत की कि आपने राइट और लेफ्ट बैठे हुए लोगों की परवाह नहीं की और आप देखेंगे उनसे जाके टकरा गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे स्टे विकेट कर दिए हैं। ये इस तरह की वॉर्स है, इस तरह की बेटर देन जो हम इस वॉर के अंदर लेकिन बसरा साहब इसमें सवाल तो ये है कि कीमत तो उनकी बढ़ गई है मार्केट में। तो आप जैसा मेरे जैसा एक आम आदमी मिडिल क्लास जाके खरीदता है तो हमारे लिए तो वो चीनी महंगी है, हमारे लिए तो आटा महंगा है। उनके खिलाफ वजीर आजम की जो वॉर है वो कामयाब कब होगी? 2 साल में हमें तो ये नजर आया ना कि चीजें हर चीज बढ़ी है, कम कौन सी कोई चीज हुई है। हमारे पास तो आपने इतना जबरदस्त ऐलान किया, इतना सस्ता पेट्रोल हुआ, फिर एक दिन में 25 रुपए बढ़ गया। तो वो अब माफियाज वजीर आजम से, इस रियासत से, इस हुकूमत से इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने वजीर आजम को घुटने टिकवा दिए कि वो 25 रुपए बढ़ाया, फिर पेट्रोल ही पेट्रोल था, हर पेट्रोल पंप खुला था। मैं सर ये नहीं समझ आ रही, मुझे ये सादा करके समझा। देखिए मैं इसलिए आपसे जी मैं असल में इसको सादा करके जब हम माफियाज की बात करते हैं ऐसी मिसाल दूंगा कि आप 100% अभी मुझसे एग्री कर देंगे। आप मुझे बताइए कि जो मीर शकील रहमान साहब हैं जो धंधा फरमाते हैं, कहते हैं कि हम धंधा करते हैं खबर का, आप मुझे बताएं आप उनके ग्रुप से जान छुड़वा सकते हैं खबरों की? आप उनके ग्रुप को एक ही दिन के अंदर पीछे कर सकते हैं? सारी दुनिया को पता है कि उसका मालिक जो है वो टेलीविजन पे आके कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा होके कि हम तो कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, खबर का धंधा है, टीवी का धंधा है, कलम का धंधा है, जुबान का धंधा है, अल्फाज का धंधा है। ये कि आप जो अच्छे लोग हैं, जो सहाफत के अंदर गोरे नायाब किस्म के लोग हैं, ये लगारी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी लोगों ने कलम की जंग लड़ी है, ये तो नहीं आते बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर के अंदर। इनके साथ के लोग बुलेट प्रूफ नहीं बम प्रूफ लैंड क्रूजर के अंदर आते हैं। ये माफियाज हैं के खिलाफ जैसे आप यहाँ पे लड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर हर फ्रंट के ऊपर इनसे लड़े हैं। हम इनको इस बड़ी वॉर के अंदर दूसरे बेटर में इंशाल्लाह शिकस्त देंगे और प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और हमारी हुकूमत इन माफियाज को शिकस्त देती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि अभी ये एक जैसे आपको एक और मैं आसान बताऊं, जब अभी आप ईद कुर्बान आ रही है जी, आप भी कुर्बानी करेंगे, गौर से देखिएगा, जब किसाई अल्लाह अकबर के नाम लेके तो छुरी फेरता है जानवर के तो उसको समझ नहीं आती छुरी फिर गई है, जब उसकी जान गई है, जब उसकी जान सही ठीक है। अच्छा मैं वक्त की भी कमी, मैं लगारी साहब से, लगारी साहब हर जगह पे माफियाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे मीडिया का माफिया हो, चाहे चीनी शुगर का माफिया, चाहे पेट्रोल का या आटे का माफिया है, उसके खिलाफ करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक सवाल लगारी साहब से कर सकता हूँ मैं? जी आप भी सवाल कर लें सर मेरे साथ ही। लगारी साहब मुझे ये बता दें, आप भी इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सालों से हम आपको लिखते हैं, आपके कलम है, आपको अल्लाह ने अल्फाज बम प्रूफ लैंड क्रूजर क्यों नहीं दी है? बम प्रूफ गाड़ी आप ले सकते हैं ना, 7-8 करोड़ की तो आती है सारी, आपके बेशुमार हम असरों ने ली हुई है। सही, बिल्कुल सवाल, इस सवाल का जवाब लगारी साहब, मेरा सवाल लगारी साहब से लेते हैं। लगारी साहब आपका सवाल एक मेरा और एक बसरा साहब का है, दोनों का आपने जवाब देना सर। बसरा साहब का सवाल जो था जी वो पहले कर ले, वो मतलब उसको मुझे अब थोड़ा सा समराइज करके बताएं मुझे उनकी आवाज़। सर उनकी क्या कहना था कि आपके पास ये बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं आती हैं, आपके पास एक पुरानी सोंडा है जिसमें आप आते जाते हैं। लगारी साहब वो उन लोगों के पास कैसे आता है? वो भी तो माफियाज है जिनके पास बम प्रूफ हैं, आगे गाड़ी स्क्वाड, पीछे वो भी साफ़ी हैं, बल्कि आपसे शायद जूनियर हैं। मैं बहुत मेहरबानी है उनकी, बहुत नवाजिश है कि उन्होंने मेरे बारे में ये बात की है और ये बहरहाल मेरे तमाम असासे भी हुकूमत के रिकॉर्ड में हैं, मैं अपने रिटर्न जमा कराता हूँ और उनके पास मौजूद हैं हर चीज़, और लोगों के भी वो ले सकते हैं, जिसका चाहे हिसाब किताब लें, हुकूमत के अख्तियार में है। और जब चाहे हम खस्तन अपना वो एहतसाब के लिए हमेशा तैयार हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप माफिया की बात करते हैं, कारमिनाटी एक माफिया का इस वक्त भी है, रोम में है, बहुत बड़ा जी। वो अपने आप को कहता है कि मैं रोम का आखिरी बादशाह हूँ और रोम में उसकी वाकई एक अंडरवर्ल्ड की सल्तनत चलती है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कारमिनाटी ख़ुद को रोम का बादशाह भी कहे और वज़ीर आज़म के साथ भी जाकर बैठा हो, तो वो फिर या जेल में होता है या मफरूर होता है या कहीं और बैठा होता है। तो इस तरह नहीं होता है कि वो वज़ीर आज़म के साथ बैठा हो, उसकी काबीना में बैठा हो, उसकी काबीना का सीनियर रुकन बनकर बैठा हो और काबीना के इजलास में बैठा हो और मैं कहूँ कि जी मैं उनके ख़िलाफ़
कार्रवाई कर रहा हूँ। जिन लोगों के ख़िलाफ़ नाम आए थे, जिनके उनके नाम काबीना में थे और उन लोगों के नाम काबीना से एक ओहदे से उठाकर दूसरे ओहदे में रख दिए गए थे, और फिर ये भी एक आया था, एक पूरा रिकॉर्ड बना था कि ठीक है कि जी जरदारी साहब की भी कुछ शुगर मिले हैं। फिर ये भी आया था कि जनाब वो शरीफ फैमिली की भी शुगर मिले हैं। अब उनकी तरफ से दावा है, मेरा नहीं है ये, उनकी तरफ से ये दावा है कि दोनों ख़ानदानों की शुगर मिलों की टोटल जो कैपेसिटी है वो 4% या 5% है। बाकी 95% जो शुगर है उनके मालकान जो हैं वो तो जहांगीर तरीन और हुमायूं अख्तार और खुसरो बख्तियार हैं या और लोग हैं। तो अगर वो लोग काबीना में बैठे होंगे तो लोग कहेंगे कि जनाब माफिया किसको कहते हैं, सवाल करेंगे। अगर नदीम बाबर साहब काबीना में होंगे और हैस्कोल जो है वो पेट्रोल रोक कर बैठा होगा तो लोग सवाल करेंगे जनाब ये कैसे हो सकता है कि हैस्कोल पेट्रोल ना दे रहा हो और जो है वो नदीम बाबर साहब जो है वो काबीना में बैठे हों, और अर्ज़ाक दाऊद साहब जो है वो बेनिफिशरी हों अगर किसी फैसले के और वो काबीना में बैठे हों। मालूम हुआ कि माफिया के तौर पर फिर ऑपरेट करना और क्या होता है माफिया। अगर ये माफिया है और अगर ये माफिया इसके खिलाफ कार्रवाई होनी है और वज़ीर-ए-आज़म कार्रवाई करने में बिल्कुल संजीदा हैं, तो फिर पहले मरहले में तो ये बताएं ना कि ये काबीना में किस तरह बैठे हुए हैं जो लोग जिनके बारे में बड़े बड़े सवालात मौजूद। नहीं तो सर वो तो कह रहे हैं ना कि ऐसे जैसे कुर्बानी के जानवर को छुरी फिरती पता ही नहीं चलेगा कि कैसे छुरी फिर गई। उन्होंने कहा इर्द गिर्द के लोग जैसे जहांगीर तरीन साहब अब दूर हो गए, बाकियों को भी वज़ीर-ए-आज़म दूर कर लेंगे। अब देखना है वो कैसे दूर होंगे और उसका बेनिफिशरी अवाम कैसे बनेगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का, और बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत मौजूद थे। आप दोनों अब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा मामला है वो है शादी हॉल्स अभी तक बंद हैं और उनके साथ जुड़े हुए हज़ारों लाखों वर्कर्स भी परेशान हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और बड़ा अहम मामला है कि शादी हॉल्स और कैटरर्स जो शादी के और दीगर फंक्शन के इंतजाम करते हैं उनका कारोबार पिछले 4 महीने से बंद है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम आज बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैस शेख साहब, चेयरमैन हैं ऑल कैटर एसोसिएशन पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। अब तक शेख साहब कितना नुकसान हो चुका है आपका, कितने लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं जो अभी तक मुतासिर हुए हैं? बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें चैनल पे लिया, अपने थैंक यू वेरी मच। और इस इंडस्ट्री से नियर अबाउट 1.5 करोड़ के करीब एम्प्लॉयज़, डेली वेजेस, किचन डिपार्टमेंट, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और जो हमें नुकसान हुआ वो अरबों में है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, हॉल एसोसिएशन भी हमारे साथ है, केटरिंग भी, फूड भी, इवेंट्स भी, हर तरह की। और इस इंडस्ट्री में जो जितना हम टैक्स देते हैं और कोई भी नहीं देता। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली है उससे बड़ी इंडस्ट्री हमारी है और हमारी लेबर उसमें बहुत ही इन्वॉल्व होती है और बहुत ज़्यादा टैक्स देती है। तो जिसके लिए आज भी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स खोल दिए गए हैं और आज तो माशाल्लाह बैंकों ने भी पुराने शेड्यूल पे काम करना शुरू कर दिया है, तो अब बाकी डिपार्टमेंट्स रह क्या गए और हम लोग तो सबसे अच्छी SOPs के साथ काम करने वाले हैं। तो दैट्स द रीज़न वी आर हियर टुडे, और इंशाल्लाह ताला ये मैसेज हमारा आज प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचेगा। और वो जैसे अच्छा, इस वक्त शेख साहब हमारा राना रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन ऑल सिंध शादी हॉल एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, सब चीज़ें खुल गई हैं, शादी हॉल नहीं खुले हैं अभी तक। आप लोगों ने एहतजाज भी किया, खुद से सिंध के अंदर अगस्त की तारीख भी दे दी है, क्यों ऐसा है? देखिए, पहले तो मुसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें ज्वाइन किया, हमें लाइन पे लिया। मुसर भाई, हमने एक प्रोटेस्ट किया था, 4 माह से हमारे शादी हॉल बंद है, हमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं दिया। हम 24 रमजान को कॉर्पोरेट कमेटी से मिले, उन्होंने हमारी गुजारिश सुनी और उसको कहा कि हम आगे NCOC में बात करेंगे, लेकिन अब तक हमें नजर नहीं आया कि उन्होंने NCOC में बात की है। अब 4 माह से हमारे वर्कर्स, हमारे मेंबर्स, शादी हॉल के ओनर्स परेशान है, हैंड टू माउथ हो चुके हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। बहुत सारे लोग रेंटल पे थे, 4 माह से रेंट नहीं दे सके, जिन्होंने दिए वो हैंड टू माउथ हो गए। सिर्फ राशन ही नहीं बहुत होता है एम्प्लॉइज के लिए जिंदगी गुजारने के लिए, और भी जरूरत जिंदगी होती है। हमसे जब इन्होंने कोई बात नहीं की, हमें बुलाया मुज़ाकरात के लिए और हमसे नहीं मिले। अच्छा, 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे हमें वेट करवाया, ये कह के कि हम मसरूफ है, हम आपसे कल 4 बजे मिलेंगे। तो हम अपने
जो वर्कर्स थे, अपने मेंबर्स थे, हम उनको क्या जवाब देते कि हम क्या बात करके आए? हमने वहीं पे बैठे हुए कमिश्नर कराची के ऑफिस के अंदर हमने 2 अगस्त का ऐलान कर दिया कि हम तमाम शादी हाल खोल अच्छा देंगे। ठीक है, आपने खुद से 2 अगस्त का ऐलान किया है, लेकिन मैं कैश शेख से हूँ कि कुछ कल मामलात हो रहे थे मुलाकात के हवाले से, हुकाम बाला से आपकी कोई बातचीत कैश शेख साहब हुई है? जी बिल्कुल सर, हमारी इम्तियाज़ शेख साहब से भी मुलाकात हुई अच्छा। हमारी नासिर साहब से भी मुलाकात हुई, हमारी माशाल्लाह सईद गनी साहब से भी बात हुई। नासिर साहब ने तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने उनको क्लियर कहा कि हम जी आपके साथ कंपनसेट करेंगे अच्छा। और हम हॉल्स को जिन जिन के जितने लॉसेस हैं उसके हिसाब से हम आपको उसका पे भी करेंगे और जो आपको लोन भी चाहिए होगा तो विदाउट इंटरेस्ट आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगे। और डेफिनेटली हमारी लेबर जितनी इन्वॉल्व है, जितने एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट है, पूरी टीम है, बाज़ हॉल्स रेंट के ऊपर हैं, किसी के गोडाउन्स रेंट पे हैं, किसी की शॉप्स रेंट के ऊपर हैं, तो इसकी कमिटमेंट नासिर शाह साहब ने की हुई है। और आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए भी कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस पुराने तरीके से खोला जाए और जो आपने कमिटमेंट हमसे की थी कि आप कंपनसेट करेंगे, पहले आप हमारे सारे कर रहे हैं खोलने के मामलात हो जाएं। सर जिस तरह आज बैंक्स खुल गए हैं 2 दिन पहले के नोटिफिकेशन के ऊपर, तो वी आर वेरी मच श्योर। और दूसरा हम लोगों ने काम किया हुआ है, हमने अपनी टीम को इस गैप के अंदर ट्रेन किया है। हमने उनको कहा है कि आपने कोई भी इवेंट विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर, विदाउट ग्लव्स के करना ही नहीं है। और हमने बहुत अच्छे सेटअप्स की डेमोन्स्ट्रेशन दी है। हमने 10 मैरिज हॉल्स को डिस्प्ले बना के बुलाया, दिखाया, टेलीविजन ने 3 वीक्स पहले हॉल एसोसिएशन का पूरा प्रोग्राम दिखाया गया। ठीक है, अच्छा मैं राणा साहब से, राणा साहब अगस्त की तारीख दे दी है, 2 अगस्त को आप खोलेंगे तो हुकूमत से झगड़े वाली बात नहीं है? देखिए 2 तरीके हैं मरने के, या तो लड़के मर जाओ या भूख से मर जाओ। हमने फैसला किया हम लड़के मरेंगे, लेकिन हम 2 अगस्त को खोलेंगे। सही, चलें अब ये देखना है कि अब क्या मामलात हुकूमत कुछ तय करती है, क्योंकि पंजाब में बहरहाल उन्होंने एक डेट दे दी है सितंबर की, लेकिन सिंध में ऐसी कोई डेट भी अभी तक सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया, राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और कैस अहमद शेख साहब। शादी हॉल्स का क्या मुस्तकबिल होता है ये तो अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।